आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे कि अजय की तबीयत ख़राब होती है और मन्नी काका सभी लोग हैरान होते हैं कि किस तरीके से अजय भैया को ठीक किया जाए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके पिछला वीडियो देखें और आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले कि अरे भैया आप क्या करें, कैसे होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले लोग सब मन्नी काका को देख रहे थे। वहां पे एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठने का कारण पूछा। मन्नी काका ने बिना झिझक के जवाब दिया कि अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। नर्स ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और वहीं बैठे रहने और दोबारा उन्हें रोका नहीं। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या कुछ हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर कभी नहीं मरेगा, अपने बुढ़ापे तक ये कभी नहीं मरेगा। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, ना ही इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। यह शक्ति यहीं डेरा जमाए रहेगा, देखे कितने खेल खेलता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतज़ार था तो सिर्फ 12:30 बजे का, और वही समय काटना मानो ऐसा लग रहा था कि ये 5 घंटे नहीं 5 बरस हो रहे हों। मन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे, कभी अपने थैले से कुछ निकाल कर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक से कम नहीं लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टरों पर यकीन था, मगर मामा जी को मन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं, सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो, तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने में ही सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है। बाहर बैठे मन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ वार्ड काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है ना, हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बातें सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह पर दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो एक जान चली जाती। एक जान नहीं, 2 जाने जाती। एक तो पहली वो जो अजय भैया जो उनकी गिरफ्त में, और दूसरी मन्नी काका जो उनसे बार बार टक्कर ले रही थी। किसी तरह से 12 बजे का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना खाकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी आंखें में सिर्फ सफ़ेदी नजर आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर आए और बाकी सबको बाहर कर दिया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे, मगर मन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे।
और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबा रहा था और पूरे जोर लगाकर। तभी अचानक से उस वार्ड से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद अजय भैया की आवाज़ आई थी, इसलिए मौसी अंदर जाने के लिए आमदा हो गई। मन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई तो फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो एक छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मन्नी चाचा की ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और वो अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है। अगर इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी की हालत में ही छोड़कर सभी डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब कि अब दोबारा होश आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर तक सोता है उसे सोने दें, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 25 मिनट तक मन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मन्नी चाचा ने किसी को 5 मिनट के लिए अंदर जाने के लिए रोक दिया और अपने थैले से कुछ राख निकालकर वार्ड के अंदर फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात करते ही रहे और उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आंकड़े घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर से लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करते हुए मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकालकर मंत्र पढ़ते हुए हाथ पर धागा बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस खानदान का। उनके दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बातें सुनने के बाद सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े सभी लोग अपने बेसुध बेटों को देखने के लिए। सबके दिल में अब एकाएक आस थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सभी अजय भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद मन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक अजय भैया होश में आ गए और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी उन्हें। सबको पहचाना भी, खाना भी खाया, आराम भी किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था, तो वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके अलावा उन्हें आगे का कुछ भी याद नहीं है। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि इसे थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आएं, वरना सिर्फ एक नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक आएं। वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मन्नी चाचा के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई। वो इस प्रकार थी कि मेडिकल के दौरान मेडिकल कॉलेज में एक बरगद का पेड़ है, यही करीब 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह सुबह खेलने गए थे तो ये उनके नीचे बैठकर खेल रहे थे। वो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं खत्म कर सकती थी, मगर तब ये दोनों बच्चे थे, इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी, मगर असर ये होता कि अपने बुढ़ापे तक या फिर इसकी ज़िंदगी यहीं पर समाप्त हो जाती या ये जिंदा लाश की तरीके पड़ा रहता। मामा जी ने पहले अचरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मन्नी भैया इसे काबू कैसे किया?
उन्होंने इसका भी उत्तर दिया कि ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है आज़ाद होकर। कोई इसे यहाँ से ना हटा सकता है, ना ही इसे कोई पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे। हमेशा रहना पड़ता, उसे कैदी के तरीके जीवन यापन करना पड़ता। उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश किया कि भैया वो इतनी शक्ति आखिर कौन सी थी। इस सवाल पर मन्नी चाचा थोड़ा खींच गए और मामा जी के द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना ही कहा कि आम इंसान के लिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को ना बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरहम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सूख गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न ही नहीं किया। बस थोड़ी देर वहां रुके और वापस चले आए। मुझे ये घटना स्वयं मामा जी ने ही बताई थी। मैंने मन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि ये बरम क्या होते हैं तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ जाना होता है तो उस बरगद की पेड़ के पास जाकर लूँ। एक शक्ति नहीं, 250 साल पुराना बुजुर्ग समझकर उन्हें प्रणाम कर लूँ। आज भी आते जाते वो पेड़ दिख जाता है तो सिर्फ जय हो के सिवा कोई नाम नहीं याद आता है, ना ही कोई ख्याल मन में आता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और अंत में मैं आपको बता दूं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें। थैंक यू सो मच।